Jayesh Patil is a veteran television writer. He has done shows which he may not be able to count himself, but Kumkum, बड़े अच्छे लगते हैं, the new version of Wagle की दुनिया are some names that are there on his profile, and I think he is the right person to tell us why television is in this crisis mode. See, in cinema also, I mean, is it something wrong with the Mumbai environment? Cinema in Bombay is not doing well, and television from Mumbai is not in the reckoning anymore. So that's the first and most important question in mind. Should investors come to television? Okay. No. I don't think that situation is that bad. First thing, we all believe that television is not catering to masses. But I strongly believe कि टेलीविज़न आज भी मासेस के लिए वही माध्यम है, ओके, और काफ़ी पॉपुलर भी है. क्लासेस को शायद टेलीविज़न कैटर नहीं कर रहा है. बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चल रही है, आई एम नॉट द अथॉरिटी फॉर दैट, बट टेलीविज़न के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप देखो कि जो मराठी टेलीविज़न है currently it is doing at its best. इवन इन टेलीविज़न काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं चैनल्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, राइटर्स के लिए. दिस इज़ लिटिल चैलेंजिंग फेस, क्योंकि फ्रेश स्टोरीज़ और स्टोरीज़ जो अपने सोशल इकोनॉमिक स्ट्राटा को या समाज को रिलेट कर सके उतनी तादाद में नहीं आ रही है जितनी तादाद में आनी चाहिए. बट आई स्ट्रांगली फील मासेस से हाल फिलहाल तो कोई डिस्कनेक्ट नहीं है. यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, वी कॉल इट, जैसे एक पे टीवी होता है, एक एफ टीवी होता है, फ्री टेलीविज़न. सो फ्री टेलीविज़न का भी यूनिवर्स बढ़ रहा है, पे टेलीविज़न का भी यूनिवर्स बढ़ रहा है. लेकिन अभी क्या है, एक फ्रैगमेंटेशन हुआ है. पहले क्या होता था कि जब दूरदर्शन था तो 90 के टीआरपी आते थे, 95 के टीआरपी आते थे, लेकिन उस वक्त एक ही चैनल था, दर्शक उतना ही था. तभी स्पोर्ट्स चैनल नहीं थे, एनिमेशन चैनल नहीं थे. अभी हर किस्म की कहानी के लिए एक व्यूअर है. उस व्यूअर को पता होता है कि उसे जो कंटेंट चाहिए वो उसको कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो फैल रहा है, वो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है. दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज टेलीविजन. So another thought is, like media itself is under pressure nowadays, and television is a very powerful medium. Media is lying low across the world in many pockets because they feel कि यार let's not come into the eye of politicians. कुछ अहम बात कहेंगे तो नज़र आ जाएंगे. इससे अच्छा है कि चुपचाप गुपचुप जो भी कर सकते हो करते रहो. ये भी कारण हो सकता है अंडर परफॉर्मेंस का. दूसरा एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि कोई इनोवेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत लग रही है. देयर वाज अ टाइम व्हेन दे से दैट द टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स यू वुड बी एट द फोर फ्रंट ऑफ मेकिंग टेलीविज़न. So they understood, they were hands on with creativity, they could be enterprising. But now the strings are pulled by a few channels with very limited bandwidth for the creation process. So any other one or two points you want to give as a suggestion maybe? नहीं, आई थिंक ऐसा कोई प्रेशर वगैरह नहीं है. पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह सी उसके लिए न्यूज़ चैनल्स है जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके लिए अखबार है वो अपना पक्ष रखते हैं. So this is an endlessly long conversation, politics, television, news and all. So let's move to the next. प्रोसेस को लेकर जो आपने सवाल पूछा है, प्रोसेस से भी ज़्यादा मैं सिर्फ टीवी की बात करूँगा कि मेरा ऐसा मानना है कि लेखकों का जो समाज के साथ जो एक जुड़ाव होता है वो मुझे लेटली थोड़ा सा कम लग रहा है. जैसे आप पुराने सिनेमा के गाने देखोगे या राज कपूर साहब की फिल्मों के सब्जेक्ट्स देखोगे, वो ना आम आदमी से जुड़े हुए होते थे.
कहीं ना कहीं हम टेलीविज़न पे, चूँकि टेलीविज़न इज़ मोर अबाउट डेली सोप्स, टेलीविज़न इज़ ऑल अबाउट कंटेंट which will give a vehicle to the products to be sold. सो वहाँ पर जो है हम फीमेल व्यूअर की तरफ काफ़ी फोकस करते हैं। उसका एक कंज्यूमर डेटा भी होता है। जैसे आप देखोगे कि पिछले 3-4 सालों में हमारे टेलीविज़न शो की जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो जनरली अभी डम्ब या मूर्ख नहीं होती। हम अक्सर दिखाते हैं कि वो आज के हिंदुस्तान की लड़की है, आज के इंडिया की लड़की है। तो बैकड्रॉप कोई भी हो, शहर का हो, छोटे गांव का हो, छोटे कस्बे का हो, छोटे शहर का हो, हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज के इंडिया में हो क्या रहा है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लेखक शायद वो ज़िंदगी जिया नहीं होता है, तो वो बाहर से झाँक कर वो कहानी को फैलाने की कोशिश करता है। वही वहाँ पे शायद एक डिस्कनेक्ट होता है व्यूअर के बीच में और जो लेखक कहना चाहता है उसके बीच में। बाकी प्रोसेस को लेकर, प्रोसेसेस आर प्रेटी स्ट्रॉन्ग। अच्छी कहानी एक खेल है यहाँ पे। जो अच्छी कहानी लिखेगा, जो अच्छी कहानी प्रस्तुत करेगा, पीपल विल लव इट, पीपल विल एक्सेप्ट इट, और वो शो हिट भी हो सकता है। Jayesh Patil ji, one thing that goes into our mind even at this in this year is pandemic has not fully left us, and it's changed our lives forever. So I know that you are a banker before you became a television writer, and you have something like a parallel economy going for you. So how has the last 2-3 years been for you in this regard? See, actually, when COVID started, मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उस वक्त शुरू हो चुके थे, बिकॉज आई हैड कंप्लीटेड माय करियर इन ब्रॉडकास्टिंग। सो आई वाज प्रोग्रामिंग हेड ऑफ अ मराठी चैनल रन बाय स्टार। तो उसके बाद मुझे सिर्फ लेखक के तौर पे कुछ नहीं करना था। सो 2-3 शोज़ मेरे प्रोडक्शन पे थे। आई हैड स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस। कोविड की वजह से सब कुछ थम गया। तो मैंने किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हो गया कि पूरा महीना मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं घर पे बैठा था और मुझे लग रहा था कि अभी इंडस्ट्री को रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं कहानियाँ लिखता रहूँ कि जब भी चीज़ें सब ठीक ठाक हो जाएगी देन आई विल स्टार्ट सेलिंग दो स्टोरीज। बट घर भी चलाना होता है। सो आई वेंट बैक टू माई फाइनेंशियल सेक्टर, जो मेरा नॉलेज है, बिकॉज आई वॉज अ बैंकर। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग स्टॉक्स। काफ़ी लोगों ने उस दौरान जो है स्टॉक्स की तरफ अपना रुख किया था, बट आई हैड नॉलेज ऑफ इट। मैंने कुछ कोर्सेज किए, क्रैश कोर्सेज किए। फिर मैंने फोकस किया थोड़ा म्यूचुअल फंड्स पे, तो मुझे उसमें काफ़ी मज़ा आने लगा। एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट वर्ल्ड। एंड फिर कौन से म्यूचुअल फंड्स कौन से तबके के लोगों के लिए अच्छे हैं, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसमें मैं थोड़े से ब्लॉग्स लिखने लगा, कुछ लोगों को सलाह देने लगा कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कुछ ऑफिशियल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके साथ में चर्चा करने लगा। खुद मैंने कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दिए। एंड इवेंचुअली एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आई स्टार्टेड फोकसिंग टू बिकम अ वैल्यू इन्वेस्टर। कि मेरे पास तो कोई ऐसे लाखों करोड़ों रुपए तक थे नहीं, बट जो अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि आने वाले 10 साल में इंडिया के ग्रोथ को लेकर ये स्टॉक्स शायद आगे बढ़ सकते हैं, तो मैंने उनमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो वो एक एज अ पैरेलल करियर भी वो शुरू हो गया। इट वॉज एक्साइटिंग फॉर मी। इट ऑल्सो गेव मी अ ब्रेक इन माई माइंड, क्योंकि अब जब कहानियाँ सोचते हो, फिक्शन की दुनिया में रहते हो, कैरेक्टर्स क्रिएट करते रहते हो, इट्स लिटिल नॉन रियल थिंग। दिस वन वॉज रियल। सो आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि जब मैं 3 साल अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो एक है मेरा राइटिंग्स, तो जो मेरे को आमदनी होती है वो, और एक है मेरा जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स से जो मेरे को आमदनी होती है वो। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ
my income from my stocks and mutual funds is pretty much higher than my income from television. This is a very important point, I feel, for the viewers or for consideration. Bob Hope was like the top comedian of USA, and he made more money out of real estate than comedy. And we again see this story being repeated with a top writer of television in India. His side income, his hidden source of income from stocks is more than television, even though he's one of the highest paid writers in the business. So, Jayesh Patil ji, now that we have discussed money as well, television writing is a well paying career for those who want to do writing at least. How can a person start being a writer? How can somebody new pass out, or someone like you who's probably been a banker and who's probably doing something else and sees himself jumping into television, what could be the entry point? एंट्री पॉइंट तो काफ़ी सारे हैं. जो ट्रेडिशनल एंट्री पॉइंट ये है कि आपको ऐसे लगता है कि कोई कहानी अपना देश और country wants to listen to that story. If you are very confident about a story which must be told, which has to be told, write it out and start pitching it. Generally, broadcasters, producers, everybody is looking for a good story, a story which India can resonate. If you can crack that, nobody can stop you. एंड दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आपको किरदार बनाने होते हैं. आप ये कहानी क्यों कहना चाहते हो, आप ये कहानी किससे कहना चाहते हो. इफ़ यू आर वेरी क्लियर, यू जस्ट हैव टू राइट अ कपल ऑफ पेजेस. कुछ पेजेस, कुछ पन्ने आपको लिखने हैं, कहानी के तौर पर लिखने हैं. एंड यू शुड स्टार्ट मीटिंग प्रोड्यूसर्स, सीनियर राइटर्स, इवन ब्रॉडकास्टर्स. एवरीबडी इज़ हंग्री फॉर स्टोरी. मैं सिर्फ टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ. टेलीविज़न के बाहर तो कहानियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक प्रोफेशन. ओके, आई नो पीपल थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहानियाँ लिखेगा. मैं खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल भी करता हूँ, बट दैट्स मोर लाइक अ बाउंसिंग बोर्ड. हमारे दिमाग में जो कैपेसिटी है कहानियाँ क्रैक करने की, ओरिजिनल स्टोरीज़ के साथ आने की, दैट इज़ अनमैच्ड, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. ओके, सो ये एक पहला तरीका है जहाँ पे आप कहानियाँ लिखकर आप पिच कर सकते हो. दूसरा, जो मैं अक्सर लेखकों को कहता हूँ कि एक और बहुत सिंपल सा टेक्निक है. उसमें क्या होता है कि आपको टीवी देखना है जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ इट, और वो शो आपको देखने हैं जो नहीं चल रहे हैं. ओके, यू सिलेक्ट 5 शोज़ जो नहीं चल रहे हैं. अगर आप लेखक होते तो आप टर्न अराउंड कैसे करते कहानियों का, वो सोचिए. क्या होता है, एक आध चीज़ बुरी है ये बताना बहुत आसान होता है. उस बुरी चीज़ को, उस बुरी कहानी को मैं अच्छी कहानी में कैसे तब्दील करूँगा, ये अगर आप क्रैक कर सकते हो तो यू आर अ विनर. बिकॉज टेलीविज़न का सबसे बड़ा जो एक कंसर्न एरिया होता है, या जिसको हम नीड गैप कह सकते हैं, वो होता है कि हम बड़े तामझाम से बड़े बड़े शोज़ हम लॉन्च करते हैं. वो शो अगर नहीं चलते हैं तो उसमें स्टेक होल्डर्स बहुत फंसे हुए होते हैं. राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले. उस शो का चलना ये एक पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. कई बार ये होता है कि राइटर्स थक जाते हैं, ब्रॉडकास्टर्स कंज्यूमर रिसर्च से भी समझ में नहीं आ रहा कि शो क्यों नहीं चल रहा है. सो वहाँ पे एक डेस्परेट, एक जादू के छड़ी की ज़रूरत होती है कि इस कहानी को इस तरीके से ट्वीक किया जाए. देयर आर सम राइटर्स इन द इंडस्ट्री, वी कॉल देम स्क्रिप्ट डॉक्टर्स. वो आकर इस कहानी को कैसे ट्वीक कर सकते हैं. तो अगर आप एक नया पर्सपेक्टिव देते हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम. सो दैट्स द सेकंड वे टू स्टेप इनटू इट, कि आप शो देखो, गलत जा रहा है जो शो है, उसका सॉल्यूशन क्रैक करो, एंड यू स्ट्रेट अवे मीट द प्रोड्यूसर्स और द चैनल कि मेरे पास आपके इस शो के लिए सॉल्यूशन है, एंड जस्ट सी द वंडर्स.
So, Jayesh Patil ji, one point of view that is being discussed over here. I mean, you brought a very important point. So, when there is so much desperation for somebody to turn around a show or to provide a hit show that will change the destiny of the broadcasters, all the stakeholders, do you think that the writer gets adequately rewarded when he does such a thing, when he does the magic? I have been rewarded. So I will definitely say राइटर्स देखो अपनी औकात राइटर खुद तय करता है ओके इफ़ यू हैव टू अंडरसेल योर सेल्फ इफ़ यू हैव टू ओवरसेल योर सेल्फ दैट्स कम्प्लीटली इन अ राइटर्स हैंड बट मेरा जितना अनुभव रहा है वहाँ पे जब जब मैंने या मेरे टीम के किसी राइटर ने कोई ऐसा की प्रॉब्लम एरिया सॉल्व किया है वी हैव बीन हाईली रिवार्डेड सी द बिगेस्ट रिवार्ड क्या होता है कि एक आध शो अगर बंद होने जा रहा है 10-15 एपिसोड्स में तो वो सबके लिए नुकसान है अगर आप उस शो को एक 200 एपिसोड 300 एपिसोड का एक बूस्टर देते हो तो 200-300 एपिसोड्स की इकोनॉमी बढ़ गई 200-300 एपिसोड्स का पैसा आ गया दैट रिवार्ड इज़ योर्स ओनली प्रोड्यूसर एक्टर्स यूनिट के लोग सबकी रोटी चलती है सो डेफिनेटली देयर इज़ अ रिवॉर्ड इफ़ यू ऑफर सॉल्यूशंस So Jayesh Patil ji, one of the aspects, one of his things which, so he used to work in State Bank of India. Yeah. He's also been vice president of a Star Network channel, and he's a stock advisor and a television writer as well. So there is this conception that writers or creators are mushy people, impractical folks, and उनको बिज़नेस के बारे में क्या पता होगा. बट आपकी ज़िंदगी से देख के ऐसा लगता है कि that's hardly anything like that. I mean, you have done very hardcore corporate jobs. So what do you encounter such responses? I mean, how do you deal with it? नहीं देखो ज़रूरत ही हर चीज़ की जननी होती है तो मैंने ऐसा कोई लाइफ का डिज़ाइन सोचा नहीं था whenever I felt there is a need to excel or to diversify I just had the courage and thanks to my family my friends they were always supportive and there are some key people in television industry who actually helped me wholeheartedly so I think taking a risk is something which every writer yes they are mushy people they are soft people but abhi if you want to survive you need to have those extra skills you need to take more risks okay because the world is expanding and you're not growing any younger so I feel जो मैंने किया I went on taking risks आज भी रिस्क ले रहा हूँ I'm now planning to venture into some new challenges or let's call it new career options so everybody has to do it there is no point in being mushy सेल्फ रोमांसिंग से मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं होता है यू हैव टू टेक रिस्क यू हैव टू डाइवर्सिफाई यू हैव टू फाइंड न्यू प्लेसेस You have seen the life of writers very closely over the past 20 years and all. What happens? We know what writers do when they have not got into it. But what happens when you are as a writer is out of the reckoning? There is a time when he is his past is sell by date. The market may say so. And suddenly the same people who saw you or who know you, they don't want to work with you for some time or for whatever reason there is. And television writing, television writers don't become brand names per se. I mean, it appears sometimes that it's a dead end job. You get paid and then you're out. So what do you think about it? What happens to writers when they are not in the reckoning? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब दिस इज़ प्रिटी मच रिलेटेड टू मेनी राइटर्स नॉट ओनली टेलीविजन बट आप लिटरेचर की बात करो या सिनेमा की बात करो
ये एक्सपायरी डेट वाला जो है, इट्स अ वेरी स्केरी सिचुएशन। मैं खुद भी उससे गुज़र चुका हूँ, करियर के अर्ली पार्ट पे भी मैं इससे गुज़र चुका हूँ, रिसेंटली ऑल्सो गुज़र चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन सेल्फ सिंपैथी से कुछ नहीं होता। इस स्टेज में जो है यू विल हैव टू रीइन्वेंट, और कोई ऑप्शन नहीं है। देर आर 2-3 वेज टू लुक एट योर सेल्फ। आप पीछे मुड़कर देखिए, आपके कौन से शोज़, कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से चले थे, वो क्यों चले थे, उस वक्त आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, उस वक्त के व्यूअर के साथ में आपका जुड़ाव क्या था, आप कौन से एलिमेंट से उससे जुड़ रहे थे। सो ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वर योर स्ट्रेंथ्स। आप स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, ओके। वीकनेसेस भी अब लिस्ट करो। कई बार क्या होता है कि आपकी खुद की ग्रोथ भी रुक जाती है और मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे आज की तारीख में अगर काम नहीं मिल रहा है, ओके, और किसी और को मिल रहा है, आपको ये तय करना है कि उसे क्यों मिल रहा है, उसमें ऐसा क्या है जो मार्केट आप नहीं देख रहा है। अगर आप वो क्रैक करते हो, यू नीड टू ग्रैब इट, यू नीड टू फाइट बैक, स्पेशली एट द एज ऑफ इन योर 40s, इन योर 50s। आने वाले दिनों में चैलेंजेस आर गोइंग टू बी मच मोर दैन व्हाट यू आर फेसिंग। मशीन्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आपको सबके साथ लड़ना है, आपको इन्फ्लेशन के साथ भी लड़ना है। बट द की इज़ रीइन्वेंशन। मैं अक्सर ये करता हूँ कि मैं मेरे दोस्तों से, मेरे फैमिली से अक्सर बात करता हूँ जब ये फेजेस आते हैं। यू नो, आई जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, एंड आई ट्राई टू वर्क ऑन इट। माई सजेशन हियर नॉट ओनली टू द राइटर्स हु आर इन देयर 40s, 50s, और एवरी प्रोफेशनल हु इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट, द की इज़ टू रीइन्वेंशन, द की इज़ ऑल्सो टू डिसिप्लिन। क्योंकि ये अगेन मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि रीइन्वेंट करो, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर रास्ता निकल आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट आई कैन बी वेरी ब्लंट, दैट लास्ट 1.5 साल से मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट क्रैक किया है जो टेलीविज़न की दिशा बदल सके, ओके। सो लेटली आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्यों हुआ है, ओके। सो आई मेट कपल ऑफ चैनल पीपल, आई स्टार्टेड वॉचिंग टेलीविजन अगेन, एंड आई फिगर्ड आउट, मुझे समझ में आ गया कि मैं 1.5 साल में ऐसा कोई एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट क्यों क्रैक नहीं कर पाया। नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट। इन नेक्स्ट 2-3 months टाइम आई विल कम बैक विथ समथिंग विच कैन चेंज द टेलीविजन। बट वो जो आपको डिसिप्लिन चाहिए, वो जो आपको एक ज़ील चाहिए टू रीइन्वेंट, दैट वो आपको अपने आप में डालना पड़ेगा। So very interesting point. One point which I really think is interesting is the analysis that what were you very great at, and to recount that and further that part of it. I think that's not come out so well in so many other things that we read about reinvention. One question that comes to my mind is that. Let's say you are a television writer, enjoyed the biggest audience for your writing. How do you see the new media? How do you see YouTube? How do you see other forms of blogging? Is it something that interests you? Are these other medium also a part of your radar? डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, क्रिएटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हुएयर इज़ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव फ्रीडम, दिस इज़ द न्यू वर्ल्ड। आपको ऐसे लग रहा है कि आप में टैलेंट है, आपके पास अच्छी कहानी है, नोबडी कैन स्टॉप यू नाउ, नोबडी कैन स्टॉप यू नाउ। और इस नए मीडिया से क्या हुआ है, जो मैं सेगमेंटेशन की या फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहा था, अभी हर किस्म का और है। टेलीविज़न इज़ प्रॉबेबली नॉट केपेबल, क्योंकि टेलीविज़न फॉर मासेस, टेलीविज़न कैन नॉट मेक शोज़ फॉर कैटेगरीज कि यूथ के लिए एक शो बनाया, बूढ़ों के लिए एक शो बनाया, वैसा नहीं होता है। लेकिन दिस न्यू मीडिया गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर ओन पोटेंशियल, और आप किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जो आप अपने अंदर की कहानी बताना चाहते हो, जिस तरीके से आप हो,
वैसे ही 50,000 लोग भी होंगे. You can always cater to them through your stories. In fact, I'm super excited about it. I'm actually planning a venture which I will announce pretty soon. So, in digital space, there are hundreds of ideas and the talent. There are so many people because see now your common person, common man has become a storyteller. The power of this media is you don't need creators. Creators are all around you. You just have to accumulate them. You just have to figure out कि आपका दर्शक कौन है and you cater to that दर्शक. So I think this is the biggest opportunity for creators, for writers, I mean for everybody. We are actually on the verge of a completely new economy. मतलब अभी हम देख रहे थे कि we have been, especially in television, we have worked in a pretty vertical economy. कि एक ब्रॉडकास्टर है, ब्रॉडकास्टर गिव्स मनी टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर गिव्स मनी टू मेकर, मेकर गिव्स मनी टू राइटर. सो ये एक वर्टिकल चेन होता है. नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी वेर यू जनरेट योर व्यूअर, यू मेक शोज, प्रोजेक्ट्स फॉर योर व्यूअर, ओके, एंड द व्यूअर पेज यू डायरेक्टली. सो इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स आई कैन सी हैपनिंग वेरी नियर फ्यूचर. One of the you've done shows like बड़े अच्छे लगते हैं, you've done shows like Kumkum and वागले की दुनिया. What do you recount as being the secret source of success in these shows? Is there any particular aspect you remember that this is what we did very well? Was it in the culture? Was it in the way you developed the story? Whatever it was, I mean, what stands out as always being an integral part of success? No, actually, I think if I look back, there is no secret source of success. I think it's about people. When I look back, all the best shows which I delivered, it was a teamwork. It was a teamwork. So, be it बड़े अच्छे लगते हैं. So, एकता कपूर was there. Be it लागी तुझसे लगन, सौरभ तिवारी was there. Be it कुमकुम, कुर्शील was there. और वागले की दुनिया where JD Bajeti is there. So, I think maybe the secret sauce is as a writer you think something and there is a person who can actually support you to make a product which people like. और दूसरा एक शायद ये भी हो सकता है कि व्यूअर के साथ आपका कनेक्ट क्या है, क्या जो कहानी आप कहना चाहते हो, क्या ऑडियंस उस वक्त वो कहानी सुनना चाहता है. तो मेरे हिसाब से मेरे जितने भी हिट शो रहे हैं वो शायद ऐसी कहानियाँ थी जो मैं कहना चाहता था और वहाँ पे दर्शक था जो उस कहानी को सुनना चाहता था. That could be the secret sauce. So, any last words, any famous last words for the interview? I mean, anything that you want to tell about television writing or anything that you have to say about stories today? I don't know टेलीविज़न के लिए या टेलीविज़न के राइटर्स के लिए कुछ कहूँ, बट या एक लाइफ के बारे में मैं कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्पेशली पोस्ट कोविड जो भी हमारे सबके ज़िंदगी में जो बदलाव आया है उससे जो मुझे जो रियलाइजेशन हुआ है दैट लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, यू आर हैपनिंग टू लाइफ. चैलेंजेस आते रहते हैं. मेरी खुद की ज़िंदगी में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे. जैसे मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि 2017-2018 आई हैड लॉस्ट माई वॉइस फॉर ऑलमोस्ट 6 to 8 months. तो उस वक्त जो भी मेरे पास सक्सेस था, जो भी पैसा था, जो भी ग्लैमर था, वो किसी काम का नहीं रहा. वॉट रिमेन्स विथ यू इज़ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली. सो कर्म करते चाहिए, मेहनत में कभी कोई चीटिंग मत कीजिए. हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है जो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. एंड द मोर आई एम एजिंग, द मोर आई एम सीइंग द लाइफ, आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट. So that's the message for me.
to viewers, live life fully. There is nothing beautiful than life happening to you. So thanks a lot. I think it provides a very good lead for people to discover television writing.